हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपका 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन हो चुका है हाइजीन में, दिनचर्या हो चुकी है, मध्यचर्या, रात्रिचर्या हो चुकी है, ऋतुचर्या हो चुकी है और सदव्रत हो चुके हैं। ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब है 5वां चैप्टर आज का, त्रिय उपस्तंभ क्या होते हैं वो देखते हैं हम। तो 5वें टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार जनरल देख लेते हैं, सिलेबस का टॉपिक देख लेते हैं कि त्रिय उपस्तंभ में सब जानते हैं कौन आते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य आते हैं। डिटेल में इसके बाद एक बार सिलेबस डिस्कस कर लें, उसके बाद करेंगे इसके बारे में अपन डिस्कस एक बार। तो त्रिय उपस्तंभ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आहार इसमें बहुत बड़ा है और आहार से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो आहार के अंदर हम पढ़ेंगे उसकी निरुक्ति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वर्गीकरण, आहार विधि विशेष आयतन, प्रविचारणाएँ, आहार विधि विशेष आयतन, आहार विधि विधान पढ़ेंगे, पथ्य अपथ्य, समशन, अध्यसन, विषमासन, जिनकी 2-2 नंबर में डेफिनेशन आती है वो सब पढ़ेंगे। आहार के दुष्परिणाम कर व्याधियाँ क्या होती है, संतर्पण अपतर्पण जन्य व्याधियाँ, विरुद्ध आहार, षड्रसयुक्त भोजन, डाइटिक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल पढ़ेंगे फूड के क्या क्या होते हैं, ठीक है। एनर्जी सोर्स, इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। और बैलेंस डाइट जो होती है डिफरेंट सेक्शन, जैसे सोसाइटी के अंदर बैलेंस डाइट क्या होती है, सोशल एस्पेक्ट से न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है, वो सब देखेंगे। और आहार के जो 12 वर्ग होते हैं वो पढ़ेंगे हम। और हम फूड हाइजीन और मीट हाइजीन इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक उनमें डिस्कस हो जाएंगे। उसके बाद हम निद्रा पढ़ेंगे और ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे। निद्रा के अंदर उसकी निरुक्ति, युक्त निद्रा, अयुक्त निद्रा, दिवस स्वप्न क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एज क्या होती है स्लीप की, उस स्लीप हेल्दी और डिजीज पर्सन में कैसे होती है, आहार विहार कॉजिंग साउंड स्लीप कैसे होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य पढ़ेंगे। विवाह संबंधित नियम क्या होते हैं, वीर्य रक्षा विधि क्या होती है, वीर्य नाश फल और सुरत स्पर्श फॉर्म बाजीकरण कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आहार। तो सबसे पहले एक बार के लिए थोड़ा जनरल इंट्रो में देखते हैं आहार के में। आप सभी जानते हैं कि त्रिय उपस्तंभ हम पढ़ रहे हैं। तो त्रिय उपस्तंभ में कौन आता है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य आता है। लेकिन त्रिय स्तंभ में क्या आता है, त्रिस्तंभ में आता है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ, ये जो 3 होते हैं ये क्या होते हैं, मेन होते हैं। सभी पूरे शरीर के जो स्तंभ यानी कि खंभे बोलते हैं, यानी पूरा शरीर टिका किन पे है, त्रिस्तंभ किन पे टिका है, वात, पित्त और कफ पे टिका है। और जो प्रधान स्तंभ होते हैं उनके साथ में सहयोग करते हुए अपने शरीर को धारण करते हैं, उनमें बोलते हैं त्रि उपस्तंभ, जिनमें आते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये था जनरल। अब पढ़ते हैं सबसे पहले थोड़ा बहुत आहार के बारे में देखते हैं। तो आहार जो है त्रि उपस्तंभ जो है उसका मेन, अगर देखें मुख्य उपस्तंभ जो होता है वो आहार ही माना जाता है। और उनमें त्रि उपस्तंभ में एक स्तंभ होता है ये, और आहार जो होता है वो शरीर को धारण करता है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपस्तंभ यही माना जाता है। अगर एक करना हो श्रेष्ठ उपस्तंभ में तो इसी का ऑप्शन टिक होगा, ठीक है। और उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, आहार क्या क्या काम करता है, उसका महत्व क्या है, ये सब देखते हैं। पहले एक बार शुरू करते हैं उसकी निरुक्ति वगैरह से शुरू करते हैं। तो आहार की निरुक्ति क्या होती है, आहार वो होता है जो जीवा के द्वारा, गले के द्वारा, दांतों के द्वारा चबाकर जो हम निगलते हैं ना, उसे आहार बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है आहीयते जीवा गलादः क्रियते इति आहार है, यानी कि जिस द्रव्य को जीवा के द्वारा और गले के नीचे दांतों से चबाते हुए निगला जाता है उसे आहार कहते हैं। ये जनरल निरुक्ति थी। बस परिभाषा अगर देखते हैं तो आहार वो होता है जो हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर को क्षमता देता है कार्य करने की, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी डिमांड है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सबकी, उनकी पूर्ति करता है। उनकी पूर्ति करते हुए शरीर को पोषण करता है और रस, रक्त आदि जो धातुएं होती हैं उनका उत्तरोत्तर निर्माण करता है, शरीर के अंदर शक्ति देता है, हमें जीवन देता है, वो आहार होता है। अच्छी परिभाषा ये है इसकी, ठीक है। तो जो द्रव्य अन्न मार्ग के द्वारा शरीर में अंदर जाता है
वहाँ परिवर्तित होता है, यानी कि वो पाचन होता है। परिवर्तन पता ही है विपाक कैसे होता है। और आहार रस बनता है, एक एक प्रसाद भाग बनता है, एक मल भाग बनता है। तो ये सब प्रोसेस के द्वारा जब वो प्रसाद भाग होता है उसके द्वारा उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण होता है और वो क्या करता है, पाचन होकर शरीर के विभिन्न अंगों को अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई करवाता है। जो जो भी उनको चाहिए उनको पोषण देता है, सुरक्षा करता है, शरीर की क्षति की पूर्ति करता है। कहीं भी डैमेज है तो उसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है, आहार के द्वारा होती है। शरीर की शक्ति को बढ़ाता है और हमें जीवन देता है, उसे आहार कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार इस संसार में जितने भी है ना, सब कुछ जितने भी कुछ भी है तो वो 5 महाभूत से मिलकर ही बना हुआ है। तो हमारा आहार भी जो होता है वो 5 महाभूत से मिलकर ही बना हुआ होता है। तो आहार का अगर स्वरूप पूछे तो जिस प्रकार भौतिक शरीर हमारा खुद का शरीर 5 महाभूत विकार समुदाय से उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर का जो पोषक आहार विहार है हमारा, वो भी 5 महाभूत से निर्मित है। और संसार के जितने भी द्रव्य हैं वो समस्त 5 भौतिकत्व हैं। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। तो एक बार आहार का अगर महत्व देखते हैं तो आप सभी ने एक कोटेशन पढ़ा होगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है, जनरली अपन बात करते हैं। तो आहार का महत्व जहाँ आता है वहाँ एक कोटेशन आता है, प्राणा प्राणव्रताम अन्न अन्नम लोकाभिधावते व्रण प्रसादम सोस्वर्यम जीवितम प्रतिभा सुखम तुष्टि पुष्टि बलम मेधा सर्वमन्य प्रतिष्ठितम लौकिक कर्म यद्वृत्तो सर्वगतो यच वेदिकम। ये जो होता है आहार के लिए एक कोटेशन आता है। आप सभी जो फिजियोलॉजी आपने पढ़ी होगी तो ये सब पढ़ के आए हैं आप आहार का ये कोटेशन। और एक ये भी पढ़ा होगा, पथ्य सदिद गदादर्श्य की मोषद निषेवणम, पथ्य असदि गदादर्श्य की मोषद निषेवणम। अगर कोई व्यक्ति पथ्य आहार विहार का सेवन करता है ना तो वो बीमार ही नहीं होगा, तो उसे दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, औषधि की ज़रूरत ही नहीं है। और कोई व्यक्ति अपथ्य आहार का सेवन कर रहा है, जो उसे नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहा है, उसे दुनिया की कोई भी औषधि दे दो उसे सफल उसकी चिकित्सा कर ही नहीं सकती है, वो हमेशा रोगी ही रहेगा, उसके अंदर तो औषधि भी निष्फल हो जाती है। तो ये था आहार का महत्व। अब आहार के लाभ में अगर देखते हैं तो धातुओं का निर्माण करेगा, ओज बल वर्ण इन सब की वो करता है। तो छोड़िए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखते हैं अब वर्गीकरण। आहारत्व भेद से आहार जो होता है वो एक ही प्रकार का होता है, क्लियर। और अन्य भेद अगर देखते हैं तो योनि भेद से आहार 2 प्रकार का हुआ, स्थावर और जांगम। प्रभाव भेद से 2 प्रकार का, हितकर और अहितकर। उपयोग भेद से 4 प्रकार का, पान अशन भक्ष्य ले है, पीने वाले, अशन चाटने वाले, भक्ष्य वाले चाटने वाले, खाने वाले चबा के, और भक्ष्य आएगा। ये सभी 4 प्रकार के। नेक्स्ट है रस भेद से 6 प्रकार के होते हैं। छड़ रस जो होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्स कसाय, उस भेद से 6 प्रकार के। गुण भेद से गुरुवादी गुण वाले आते हैं 20 प्रकार के। और संस्कार और संयोग भेद से जितने भी करोगे वो अपरिसंख्य है, कोई गिनती नहीं है इनकी। तो ये थे आहार का वर्गीकरण। कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा साथ में बताऊंगी, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अब आता है पथ्य। हाँ, यहाँ से ध्यान रखना, ये तो आप चरक सूत्र 5 में पढ़ के आ चुके हैं। चरक में आया है ये सूत्र स्थान में कि नित्य अभ्यास करने वाले कौन से आहार हैं, और जो नित्य अभ्यास करना चाहिए वही सदा पथ्य आहार होता है। ठीक है। तो साठी और साली चावल जो है इनका नित्य अभ्यास करना चाहिए। मूंग का, सेंधव लवण का, आमलकी खानी चाहिए, जो अंतरिक्ष जल अच्छा रहता है। दूध, घृत, जांगल मांस का सेवन करना चाहिए और शहद का सेवन करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। स्वास्थ्य मतलब इनका अभ्यास कर सकते हैं हम। स्वास्थ्य को अनुवर्तन करने वाले हमेशा उन आहार का सेवन हमें करना चाहिए, और नए विकार को जो उत्पन्न ना करे और हमारे स्वास्थ्य का अनुवर्तन करे, उन आहार विहार का हमें सेवन करना चाहिए। और किन का सेवन नहीं करना चाहिए, किन का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए, और कौन सा आहार अपथ्य होता है वो देखते हैं। वल्लूर यानी सूखा मांस, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, अभ्यास नहीं करना चाहिए। सूखे साग का सेवन नहीं करना चाहिए। कमल का कंद उसका नहीं करना चाहिए। कमल का डंठल, कमल की नाल, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। कूर्चिका, किलाट, ये जो दूध के विकार हैं इनका सेवन नहीं करते हैं।
सूअर, गाय, भैंस और मछली, इनके मांस का सेवन विरुद्ध होने से नहीं करना चाहिए। गाय का मांस तो वैसे भी शास्त्रों में नहीं करने को बताया गया है। दही, उड़द और यवक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अब आता है पथ्य अपथ्य क्या होता है, और पथ्य अपथ्य को क्या बोलते हैं, सातम्य और असातम्य बोलते हैं। ठीक है, जो द्रव्य हमारे शरीर के अनुकूल होता है वो हमें सातम्य होता है। सातम्य के विपरीत क्या होता है, असातम्य होता है। जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं है, सुख देने वाला नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, असातम्य कहलाता है। उपशय और अनुपशय ये सातम्य असातम्य के पर्याय होते हैं। जो उपशय है वो हमें सातम्य है, जो अनुपशय है वो हमें असातम्य है। ठीक है, जो हमारे लिए हितकर नहीं है। तो जो द्रव्य अपने अनुकूल होते हैं उन्हें सातम्य कहते हैं। उपशय जो होता है वो सातम्य का ही पर्यायवाची होता है। यदि सेवन किया हुआ रस, व्यायाम और अन्य पदार्थ जिसके लिए सुखकारी होता है उसके लिए वो सातम्य होता है। सीधी सी बात है। कुछ लोग होते हैं वो रात में भी दही खाते हैं क्योंकि उनके लिए वो सातम्य है। सातम्य वे भाव होते हैं जो देश के अकॉर्डिंग, काल के अकॉर्डिंग, जाति, ऋतु, रोग, व्यायाम, जल, दिवास्वप्न और प्रकृति, इनके विरुद्ध होने पर भी एक व्यक्ति, उसका काल विरुद्ध है कि रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो खाएगा क्योंकि उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। वो खुद कफज है लेकिन फिर वो दही खाएगा क्योंकि उसको अभिसंधि होता है दही, लेकिन उसके लिए कोई बाधा नहीं कर रहा है, वो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस चीज़ से। तो प्रकृति विरुद्ध होने के बाद में भी, इन सब के विरुद्ध होने के बाद में भी उसके शरीर में वो चीज़ जो है वो बाधा नहीं पहुंचाती, किसी प्रकार का नुकसान उत्पन्न नहीं करती है, तो उसे वो सातम्य कहते हैं, उसको वो सातम्य है। और सातम्य जो होता है, सातम्य का विपरीत क्या होता है, असातम्य होता है। इस लाइन को काट दो। उसके बाद पढ़ते हैं, हाँ ये 3 डेफिनेशन है ना, ध्यान से पढ़ना, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है यहाँ से, कन्फर्म है। ठीक है, समशन क्या होता है, अध्यशन क्या होता है और विश्वासन क्या होता है। जनरल बात करते हैं। समशन क्या होता है, हमें जो नहीं खाना चाहिए वो, और जो हमें खाना चाहिए, दोनों को मिला लो और खा लो एक साथ, वो हो गया समशन। अभी दोपहर में भोजन किया था 3 बजे और वापस से फिर 5 बजे कुछ ना कुछ खा लिया। पहले वाला पचा नहीं है क्योंकि मिनिमम 3-4-5 घंटे तो लगते हैं पचने में पहले वाले आहार को। उससे पहले वाले भोजन पचा नहीं है, उससे और ऊपर नमकीन खा लिया, कुछ और खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चल रहा है मतलब। तो मशीन को आराम नहीं दे रहे हैं, हम खाए जा रहे हैं लगातार, तो उसे बोलते हैं अध्यशन। विषमासन, 11 बजे खाना खाना चाहिए था, 9 बजे खा लिया, 8 बजे खा लिया, 4 बज रही है, 5 बज रही है, उस टाइम खा रहे हैं खाना। यानी समय का कोई निश्चित काल नहीं है, खाना खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, कभी ज़्यादा खा लिया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया कि चला ही नहीं जा रहा है, और बहुत कम खाया है कि अग्नि शांति नहीं हुई है। तो मात्रा के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो और काल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, मात्रा और काल दोनों का तुम अतिक्रमण कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं विषमासन। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। समशन में क्या लिखा है कि पथ्य और अपथ्य दोनों को मिलाकर एक साथ करना, इनका भोजन एक साथ करना क्या कहलाता है, समशन। अध्यशन, पूर्व किए गए भोजन के पचने से पहले ही दोबारा भोजन कर लेना, क्या कहलाता है, अध्यशन। विषमासन क्या कहलाता है, कम या अधिक भोजन को, मात्रा हो गई, अप्राप्त यानी कि समय से पूर्व खा लो, अतीत काल में खा लो यानी कि समय के बाद, टाइम तो चला गया खाने का, इसको करने को क्या बोलते हैं, विषमासन कहते हैं। अर्थात अमात्रा यानी कोई मात्रा डिसाइड नहीं है तुम्हारी, कितनी मात्रा में लोगे, कोई काल डिसाइड नहीं है, अकाल, इन दोनों में विषम होता है। मात्रा और काल में किया गया भोजन, इनको अतिक्रमण करके किया गया भोजन जो होता है वो विषमासन कहलाता है। ठीक है, अब आता है आपका इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन आपका आता है, बड़ा आएगा तो 10 नंबर में आएगा, छोटा आएगा तो ये 5 नंबर में आएगा, लेकिन ये आता है क्वेश्चन, हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, अभी भी फर्स्ट ईयर से चल रहा है ये पीछा नहीं छोड़ता कभी भी। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, आचार्यों ने 8 भाव बताए हैं जो कि जिनका नियम का इनका पालन करते हुए एक व्यक्ति को, इन प्रकृतिकरण संयोग इनका पालन करते हुए, इन 8 भावों को मानते हुए, इनका नियम पूर्वक पालन करते हुए व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। अगर नहीं करेगा
तो वो रोगी रहेगा। निदान स्थान जो है चरक का, उसमें एक लाइन है कि इन 8 भावों का अगर अतिक्रमण करते हुए या इनको नहीं मानते हुए कोई भोजन करता है ना, तो उसमें एक लाइन लाई हुई है, राजक्षमा में आई हुई है, तो उससे राजक्षमा रोग हो जाता है। एक ही रोग नहीं है ये, और भी रोग होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक लाइन उसमें लिखी हुई है ऐसी, इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी दिमाग में आ गया। तो आचार्य चरक ने कितने भाव माने हैं? 8 भाव माने हैं। लेकिन आचार्य वाग्भट ने कितने भाव माने हैं? 7 भाव माने हैं। अष्ट आहार विधि विशेषायतन के कितने भाव आचार्य चरक ने माने हैं? 8, और आचार्य वाग्भट ने 7 माने हैं। क्लियर? अब देखते हैं, आचार्य चरक ने 8 भावों का वर्णन किया है। इनका उचित प्रयोग करोगे, इनको मानते हुए, इन नियमों का पालन करते हुए अगर हम भोजन करते हैं तो ये शुभ होता है, आरोग्य देने वाला होता है। और इनका अनुचित प्रयोग करने पर, इनका पालन नहीं करते हुए, इनका अतिक्रमण करते हुए, इनकी अवहेलना करते हुए अगर भोजन करोगे तो अशुभ होता है, अपथ्य होता है, और रोग देने वाला रोग उत्पन्न करने वाला होता है। ठीक है। उसके बाद आता है, सबसे पहले आती है प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? स्वभाव होता है। किसी भी एक द्रव्य का, किसी भी आहार का, किसी भी औषध का एक स्वभाव होता है कि या तो वो स्वभाव से गुरु होगा या स्वभाव से वो लघु होगा। ठीक है। तो किसी भी द्रव्य को, किसी भी औषध के स्वभाव को, उसकी खुद की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उसके स्वभाव को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। तात्पर्य क्या होता है? स्वभाव, अर्थात आहार और औषध द्रव्य के स्वभाव से, कुछ आहार द्रव्य, कुछ औषध द्रव्य स्वभाव से गुरु होते हैं या लघु होते हैं। तो उड़द और जो सूअर का मांस जो होता है वो गुरु होता है स्वभाव से ही, और मूंग और हिरण का मांस जो होती है, मूंग की दाल और हिरण का मांस जो होता है वो लघु होता है। तो इसे बोलते हैं प्रकृति। ठीक है। जैसे रक्तशस्टिकशाली हो गया, रक्तशाली हो गया, जंगल मांस हो गया, लावा का मांस हो गया, ये सभी क्या होते हैं? लघु होते हैं। अब आता है करण। करण क्या होता है? एक द्रव्य में जो उसके स्वाभाविक गुण हैं, उसके अंदर उस द्रव्य के स्वाभाविक गुणों में अन्य गुणों का आदान करना क्या कहलाता है? अभिसंस्करण करना क्या कहलाता है? संस्कार कहलाता है। संस्कार किन किन के द्वारा किया जाता है? एक बार के लिए देखते हैं, बात करते हैं अपन। संस्कार जो होता है जल के द्वारा कर सकते हैं। आटा होता है, चूर्ण जैसा सा होता है, ठीक है, उसमें पानी डालते हैं, आटा गुथ जाता है, स्वरूप ही चेंज हो गया, उसके अंदर संस्कार कर दिया। शौच करके सब्जी आदि जो होती हैं, या किसी को भी धोने से क्या होता है? वो स्वच्छ हो जाता है, उसके अंदर गंदगी निकल जाती है, उसके अंदर स्वच्छता आ जाती है, तो क्या हुआ? संस्कार हो गया। अग्नि के सन्निकर्ष से क्या होता है कि कोई भी अग्नि का संयोग होगा तो या तो गुरु लघु हो जाएगा या लघु गुरु हो जाएगा। जैसे कि बताती हूँ, चावल थे, लघु थे, लेकिन खीर बन गई, अग्नि का संस्कार हुआ, क्या हुए? गुरु हो गए। चावल थे, अग्नि में पकाया, वो चिवड़ा होता है ना, लाजा बन गई, क्या हो गया? लघु हो गया। ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ? अग्नि के द्वारा हुआ। मंथन करने से क्या हुआ? दही जो होता है वो अपना गुरु होता है, लेकिन उसमें पानी मिलाया, छाछ बना ली, तक्कर बन गई। मंथन किया, क्या बन गया? लघु हो गई। ठीक है। उसके बाद आता है देश, काल और वासना, भाजन करना, यानी पात्र के द्वारा, काल के प्रकर्ष से, इन सब के द्वारा क्या होता है? करण होता है। यह अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो बता रही हूँ मैं ये एग्जाम्पल, 10 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो है ये एग्जाम्पल। अगर 5 में आता है, इतना मैटर सफिशियंट है, क्योंकि वहाँ अगर एक ही क्वेश्चन करने लग जाओगे कि 5 में है, तुम 10 का मैटर लिख रहे हो, तो पेपर छूट जाएगा तुम्हारा। ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, मैटर देखना है, मार्किंग देखनी है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बढ़ाना है इसे, क्योंकि करण ही इसमें बड़ा हो सकता है। तो मैं बताऊंगी वापस से, एक एग्जाम्पल दोबारा करते हैं, एक बार पढ़ते हैं। करण क्या होता है? स्वाभाविक द्रव्य जो गुरु या लघु है, उनको संस्कार करना, उनके अंदर गुणों का आधान करना क्या कहलाता है? करण कहलाता है। संस्कार द्वारा नए गुण उत्पन्न होते हैं, सीधी सी बात है। इन गुणों को निम्न साधन है जल के द्वारा। अब एक एक बात करते हैं। जल के द्वारा मैंने बताया तुम्हें, पंचविध कषाय कल्पनाएं जो होती हैं किसके द्वारा होती है? जल के सन्निकर्ष के कारण ही होती है। पंचविध कषाय कल्पनाएं किसके कारण बनती हैं? जल के सन्निकर्ष के कारण बनती हैं। ठीक है। किसी भी द्रव्य में जल के संयोग से ही मृदु गुण आएगा या फिर कठिन गुण आएगा। आटा है, बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब गूथा हुआ है, अगर तुम और जल मिलाओगे तो वो लिक्विड मतलब पतला हो जाएगा, मृदुत्व गुण आ जाएगा। अगर तुम उसमें नहीं मिलाओगे तो वो टाइट रहेगा, उसमें कठिनत्व गुण आएगा। क्लियर? तो जल का सन्निकर्ष हुआ।
दूसरा आता है अग्नि सन्निकर्ष। कैसे? अग्नि का सन्निकर्ष होगा तो गुरु लघु में, लघु गुरु में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अग्नि के सन्निकर्ष से चावल जो होता है, ठीक है, वो गुरु होता है, लेकिन उसे अग्नि के सन्निकर्ष से पकाने के बाद में क्या होता है, वो लघु हो जाता है, लाजा बन जाती है तब। ठीक है, खीर बना दी, अग्नि का सन्निकर्ष हुआ, चावल के अंदर दूध डाला, उसे पका लिया, तो क्या बन गया, वो खीर बन गई। खीर बनाने से क्या हुआ, वो गुरु हो गया। ठीक है, दूसरा आता है फिर शौच। शौच यानी कि साफ करने से अशुद्धियाँ हट जाती हैं। शौच मतलब कि मूंग की दाल वगैरह इनको साफ करते हैं, कंकर रहते हैं, इनको साफ करना, तो उससे स्वरूप बदल गया ना, उसके अंदर नए गुणों का आधान हो गया, वो यूज़ करने लायक हो गई। ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को धो लेना, सब्जी आदि को धो लेना, या फिर अपन शोधन करते हैं, धातुओं का शोधन करते हैं, पारद का शोधन करते हैं, अब्रक का शोधन करते हैं, ये सभी किस में आएंगे, सोच में। मंथन करना, दही का एग्जाम्पल है। दही गुरु होता है, लेकिन अगर उसमें पानी डालकर मथने पर छाछ बन जाती है। छाछ क्या होती है, लघु होती है। ठीक है, देश, देश से क्या होता है, अलग अलग देश का मांस जो होता है वो अलग होता है। जैसे अनुप देश का जो मांस होता है वो गुरु होता है, जंगल का लघु होता है, और साधारण का ना तो गुरु है ना लघु है, तो देश हो गया। काल, काल से क्या होता है, काल से कोई भी फल है, ठीक है, पहले कच्चा था तो उसके अंदर क्या था, कच्चा था तो कसाय आदि रस होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पक जाएगा तो वो उसमें मधुर गुण आ जाता है। तो काल के प्रकर्ष से क्या हुआ, इसके अंदर संस्कार हुआ, उसमें करण हुआ, काल हो गया। ठीक है, यानी समय हो गया। वस्त्र, भावना, भावना आदि क्या होती है, भावना जैसे हम देते हैं किसी भी द्रव्य के अंदर भावना देते हैं, जैसे विष आदि में भावना देते हैं, गोमूत्र की भावना देते हैं, और जैसे पारद आदि में भावना देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर भावना देने से नए गुणों का आधान होता है। जैसे विष जो होता है मारक होता है, लेकिन अगर इसमें 3 दिन तक अगर गोमूत्र की भावना दे दी जाती है ना, तो उसमें जो मारक गुण जो होता है वो हट जाता है, उसका जो मारक गुण जो होता है वो अल्प हो जाता है। ठीक है, तो ये भावना हो गई। किसी भी पात्र में रखने से क्या होता है, जैसे त्रिफला जो होता है उसको लोहे के पात्र के आसपास अगर चारों तरफ लेप कर देते ना, त्रिफला कल्क का अपन, तो उसके अंदर क्या होता है, त्रिफला कल्क के अंदर उस लोहे के अंश आ जाते हैं। किसी भी कांसी का जो पात्र होता है उसके अंदर, कांसी के पात्र में सुना होगा घी को या फिर इसको नहीं रखते हैं, दही आदि को नहीं रखते हैं। तांबे के पात्र में भी दही को रखने से क्या होता है, वो विष बन जाता है। कांसी के पात्र में घी को रखने से क्या हो जाता है, वो विष में परिवर्तित हो जाता है, अगर लॉन्ग टाइम तक है। ये ऐसे नहीं एक ही दिन में रखा, विष ही तो ने बनाई नहीं है, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा नहीं, लॉन्ग टाइम तक रखने से होता है। ठीक है, तो ये था। तो ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, जैसे काल प्रकर्ष है, एक लिमिटेड टाइम से ज़्यादा टाइम तक रहता है। जैसे आसवरिष्ठ संधान कल्पनाएं जो होती हैं किससे बनती है, काल के प्रकर्ष से बनती हैं। आसवरिष्ठ बनाने में टाइम लगता है, आचार बनाने में टाइम लगता है, तो वो काल के प्रकर्ष से क्या होता है, इसके अंदर करण होता है, संस्कार होता है। ठीक है, ऐसे दही जो होता है वो कफवर्धक होता है, किंतु मंथन के बाद कफनाशक होती है तक्र। ठीक है, अब आता है संयोग तीसरा। संयोग क्या होता है, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को एक साथ मिलाना क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। जैसे मधु और घृत है, इनको अगर समान मात्रा में मिलाएंगे तो वो मारक होगी, असमान मात्रा में मिलाएंगे तो वो अमृत होती है। ठीक है, मछली है, उसको दूध के साथ खाते हैं, उनको मिला के खाते हैं तो क्या करती है, वो डिजीज़ करने वाली होती है। जैसे चिलची मछली च पैसा, ये कुष्ठ का निदान होता है। चिलची मछली को पेय के साथ यानी कि दूध के साथ खाने से वो कुष्ठ करने वाली होती है। तो ये है, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को एक साथ मिलाने का संयोग कहते हैं। ठीक है, इस संयोग से क्या होता है, द्रव्य में विशेष गुण आते हैं जो अकेले में नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, मधु के अंदर कोरा मधु है, उसके अंदर ना तो अमृत गुण है ना वो मारक है, लेकिन जैसे इसको घी के साथ मिलाएंगे, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो उसमें नए गुण आ जाते हैं। जैसे घृत और शहद को समान मात्रा में मिलाएंगे तो विष होता है, असमान मात्रा में मिलाएंगे तो घी होती है मात्रा। नेक्स्ट है राशि। राशि क्या होती है, राशि होती है किसी भी आहार की मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि आहार
की मात्रा की हम उसे आहार ले कैसे रहे हैं, हम उसे किसी भी आहार को एक साथ ले रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं सारे आहार को, ठीक है, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, मतलब मीठा भी ले लिया, इसके साथ नमकीन भी ले लिया, सारे एक साथ मिला के खा गए, तो वो होती है आहार की मात्रा में। दो पढ़ेंगे, एक सर्वग्राही एक परिग्राही। एक हो रहा है अलग अलग खा रहे हैं हम, ठीक है, तो वो होता है परिग्राही। देखते हैं एक बार के लिए, आहार की मात्रा को राशि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, सर्वग्राही और परिग्राही। सर्वग्राही क्या होता है, किसी भी एक प्रकार के भोज्य द्रव्य को निश्चित मात्रा में नहीं लिया है हमने, उस सभी प्रकार के भोजन द्रव्य में से थोड़ा थोड़ा निकाल लिया, ठीक है, समझ गए, थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार ले लिया और भोजन की पूर्ति कर ली हमने, अपनी अपनी मात्रा डिसाइड कर ली कि हमें इतना खाना है, तो भाई थोड़ा थोड़ा सा ले लिया। जैसे शादियों में जाते हैं, बफर सिस्टम होता है, थोड़ा थोड़ा सा लेकर हम पेट भर लेते हैं, तो वो सर्वग्राही है, ठीक है। लेकिन परिग्राही है पृथक पृथक एक द्रव्य की निश्चित मात्रा में लेकर आवश्यकता अनुसार भोजन करना। जैसे हम डेली रूटीन में रोटी सब्जी खाते हैं, तो एक फिक्स है कि हमें 2 रोटी खानी है, इतनी सब्जी के साथ खानी है, तो वो क्या है, परिग्राही है, ठीक है, तो उसे परिग्राही कहते हैं। अब आता है देश। देश को क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं। द्रव्य की उत्पत्ति किस देश में हुई है, यह विचार करके उसका उपयोग करना देश साथ में होता है। यानी कि द्रव्य का जो प्रयोग कर रहे हैं हम उस देश के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब एक बात तो अनुपदेश होता है, वहाँ कफ की अधिकता रहती है, तो हम कौन सा आहार विहार करेंगे जो कफ को शमन करेगा। वात कौन से देश में बढ़ी हुई रहती है, जांगल प्रदेश में बढ़ी है, तो हम वातनाशक करते हैं। साधारण देश में इक्वल रहता है, तो हम नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, सामान्य भोजन कर सकते हैं। तो वही है कि अनुपदेश में कफनाशक आहार विहार करते हैं, क्योंकि वहाँ कफ बढ़ा हुआ रहता है और हमें क्या करना है, देश का विचार करते हुए भोजन करना है। जंगल देश में वात बढ़ी हुई होती है, इसलिए वातनाशक करते हैं, और साधारण देश में इक्वल होता है, इसलिए सामान्य भोजन करते हैं। काल 2 प्रकार का होता है, एक नित्यक होता है, एक आवस्तिक होता है। नित्य काल जो होता है प्रतिदिन किए जाने वाला दिन रात और ऋतु की अपेक्षा करता है। जो हम डेली भोजन कर रहे हैं दिन रात के अकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि भाई दिन हो गया है हमें इस टाइम में भोजन करना है, रात हो गई है हमें ऐसा भोजन करना है। अगर क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो आप सबको वापस ज्वाइन करना है, ठीक है। और ऋतु के अकॉर्डिंग हमने भोजन किस प्रकार करना है कि ठंड हो रही है तो भाई हमें गर्म खाना खाना है, हमें ऐसा नहीं है कि ठंडा खाना खाना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कौन सी ऋतु चल रही है, अभी चल रही शिशिर ऋतु चल रही है तो हमें उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए। अग्नि दीप्त है, ज़्यादा तेज़ है तो हमें गुरु भोजन खा सकते हैं, ऐसा नहीं लघु भोजन खा रहे हैं तो अग्नि क्या होगी, अग्नि के अकॉर्डिंग उसे भोजन नहीं मिलेगा। तो ऋतु के अकॉर्डिंग ऋतु की अपेक्षा करता है कौन, काल, मतलब आहार जो है प्रतिदिन किया जाने वाला आहार, उसी के अनुसार भोजन करना। एक होता है आवस्तिक, यानी कि बीमारी में जो होता है भोजन जो डाइट दी जाती है ना वो अवस्था के अकॉर्डिंग दी जाती है, किस अवस्था में तुम हो, तो यह विकार की अपेक्षा करती है, सीधी सी बात है। तो व्याधि के अनुसार जो आहार विहार होता है वो कौन सा काल है, आवस्तिक काल है। और जब हम डेली रूटीन में दिन रात के अकॉर्डिंग और हमारी ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग आहार विहार करते हैं वो कौन सा काल है, नित्य काल है। क्लियर। उसके बाद आता है उपयोग संस्था। उपयोग संस्था मतलब रूल ऑफ फूड कंजप्शन। फूड हम खाना खाते हैं तो उसके जो कुछ नियम होते हैं तो उन नियमों को पालन करते हुए यूज़र यानी मतलब उपभोक्ता यानी यूज़र जो होता है उस खाने को किस तरह से खाता है उसे बोलते हैं उपयोग संस्था। भोजन ग्रहण करने के नियमों को उपयोग संस्था कहते हैं कि एक क्रमबद्ध तरीका होता है, एक नियम होता है कि बिना बोले खाना है, एकांत में भोजन करना चाहिए, नहा के स्नान करके भोजन करना चाहिए, माता पिता को भोजन करवा के, कल पढ़ा था ना सदव्रत, तो ये नियम होते हैं कुछ। उपभोक्ता क्या होता है, यूज़र, जो स्वयं खाने को यूज कर रहा है, यूज़र, ठीक है, यूज़र के लिए आता है, ठीक है। तो जो आहार का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो ये थे आपके अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आता है, तो क्लियर है सब। 10 नंबर में भी आए तो आराम से आप लिख के आ सकते हो बढ़ा के। अब आता है आहार परिणाम कर भाव। कितने होते हैं, 6 होते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी, आहार तो पूरा इम्पोर्टेंट है ये। अब आहार परिणाम क्या समझ रहे हो, आहार परिणाम, आहार का परिणाम बनेगा, प्रसाद भाग बनेगा, आहार के प्रसाद भाग को, आहार को पचाकर उसके प्रसाद भाग बनाना है हमें, और उस प्रसाद भाग से रसादी धातुओं में बदलने के लिए जो भाव काम में आते हैं हमें, उस प्रसाद भाग यानी आहार के रस से, आहार का रस ही बना है प्रसाद भाग,
उससे धातुएं किस प्रकार बनानी है वो बनाने वाले, उसको परिणाम तक पहुंचाने वाले जो भाव होते हैं वो आहार परिणाम कर भाव कहलाते हैं। नाम में क्लियर है। यानी कि आहार को पचाकर रसादी धातुओं के रूप में बदलने वाले जो भाव होते हैं उन्हें आहार परिणाम कर भाव कहते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्लियर। हमने आहार किया है, अब क्या होता है शरीर के अंदर, ऊष्मा। ऊष्मा क्या करती है, उस आहार को पचाती है, ऊष्मा पचती। तो सभी प्रकार की अग्नियाँ भुक्त पदार्थों को पचाती है। सभी प्रकार की अग्नियाँ कितनी, मतलब 11 अग्नियाँ, धात्वाग्नि, भूताग्नि, जठराग्नि, सारी मिलके क्या करेगी, उसको पचाएगी, आहार को अपना अपना काम करेगी। मांसाग्नि मांस पे काम करेगी, पृथ्वी अग्नि पृथ्वी वाले जो पदार्थ होते हैं यानी कि उस भोजन में से जो भी पृथ्वी के अंश हैं उन पे काम करेगी। वायु महाभूत वाले अंश हैं उन पे वायु अग्नि काम करेगी। जठराग्नि अपना काम करेगी। इस प्रकार वायु क्या काम करती है, वायु अपकर्षति, वायु क्या करती है, उस भोजन को आमाशय से नीचे की ओर खींचती है। यानी कि फिर आमाशय से भोजन किस में आएगा, उसमें आएगा, आंत्र में आएगा, फिर धीरे धीरे वो रेक्टम में आएगा। तो इस प्रकार खींचने का काम कौन करती है, वायु। तो वायु क्या करती है, अपकर्षति यानी अपकर्षण करती है, यानी भोजन को गति प्रदान करके उसका उस पर रस का अपकर्षण कराने में सहायक होती है, यानी कि खींचने का कार्य करती है। क्लेद, भोजन सॉलिड होता है तो उसके अंदर भोजन को शिथिल बनाती है, यानी कि क्लेद क्या करता है, शिलिमम शैथिल्यम आपाद्यति, यानी कि भोजन को सॉफ्ट बनाता है, शिथिल बनाता है, क्लेदन करता है भोजन का। कौन करता है, कफ करता है। अब आता है स्नेह। स्नेह मतलब आता है घी, तेल आदि, यानी कि स्नेहो मार्दम जन्यति, भोजन को मृदु और मुलायम बनाता है कौन, स्नेह, जो हम खाते हैं, घी आदि जो खाते हैं भोजन के साथ में वो। काल यानी कि भोजन को पचने में लगा समय, अपन बोलते ना कि 3-4-5 घंटे तो लगते ही हैं भोजन को पचने में, तो ये वो है, यानी भोजन को भली भांति पचने में लगा समय जो होता है वो काल कहलाता है। एक होता है संयोग, उपयुक्त भावों का संयोग, यानी कि सभी जो ऊपर के जो ये 5 भाव है वो अपना अपना कार्य प्रॉपर रूप से कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आहार परिणाम को प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं संयोग होना। ऊपर के 5 भाव जो हैं इन सभी भावों का सही रूप से कार्य करना। परिणामगत रसादी धातुओं को साम्य अवस्था में रखता है। संयोग, ये भाव सीधी सी बात है, ये 5 भाव जो हैं ये संयोग रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे, अपना मिलके काम करेंगे, तो क्या होगा, रसादी धातुएं जो रहेंगी साम्य अवस्था में रहेंगी, यानी बनती रहेंगी प्रॉपर रूप से, उनका क्या करेगा, फॉर्मेशन चलता रहेगा और सब कुछ बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर 5 भाव में से किसी एक में भी गड़बड़ हो गई ना तो ये साम्य अवस्था क्या हो जाएगी, असाम्य हो जाएगी। तो ये थे आपके आहार परिणाम कर भाव। अब आता है द्वादश प्रविचारणाएं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आना चाहिए आपको, बस ये तो इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। आहार विधि विशेष आयतन इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आने चाहिए आपको, ये भी अच्छे से आने चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है। तो अब आती है द्वादश प्रविचारणाएं। भोजन की कितनी प्रविचारणाएं हैं, 12 विचार होते हैं। 2 नंबर में अगर आ सकता है तो बताया ना, नाम बता देना इन सब के। भोजन के 12 विचार होते हैं। कि प्रविचारणाएं क्या होती हैं, कि भोजन की अवस्था के अकॉर्डिंग भोजन देना, अवस्थाओं का विचार करते हुए भोजन देना। और किसने बताई हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं। तो भोजन को किन किन अवस्थाओं में देना चाहिए, इनका विचार करते हुए आचार्य सुश्रुत ने द्वादश प्रविचारणाओं का वर्णन किया है। देखते हैं कौन सी हैं। पहली है शीत। क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो वापस ज्वाइन करना, क्योंकि आहार बहुत बड़ा है, एक ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। शीत है, शीत भोजन कब करते हैं हम, तृष्णा, उष्णता, मद के अंदर, दाह के अंदर, रक्तपित्त, विष से व्याप्त। सीधी सी बात है, सब में पित्त बढ़ा हुआ है। और अधिक स्त्री संभोग से शीर्ण पुरुष में, ठीक है, क्या करवाना चाहिए, शीत प्रकृति का भोजन करवाना चाहिए। जैसे अधिक स्त्री संभोग से शीर्ण है, उसमें क्या देते हैं, दूध। इन सब के अंदर क्या देते हैं, पित्त बढ़ा हुआ है तो शीत भोजन देंगे, साली चावल दूध देंगे, ये सभी भोजन देते हैं तो शीत। तो प्रविचारणा है ही क्या, प्रविचारणा है अवस्था के अकॉर्डिंग भोजन, बस। कि शीत भोजन कब देंगे, उष्ण कब देंगे, रुक्ष भोजन कब देंगे, स्निग्ध भोजन कब देंगे, अवस्था के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ।
उष्ण भोजन कब देते हैं? कफ और वायु रोग से पीड़ित व्यक्ति को देते हैं। समझाने वाली बात तो है नहीं कुछ। विरेचन किए हुए व्यक्ति को देते हैं। स्नेहपान किए हुए व्यक्ति को उष्ण भोजन देते हैं। और क्लिन्न शरीर वाले के, जिसके अंदर शरीर के अंदर क्लेद बड़ा है, क्लिन्न है, उनमें क्या देते हैं? उष्ण भोजन देते हैं। जैसे कुलथ देते हैं और मधु देते हैं। क्या करेगा मधु? लेखन कर्म करेगा, उसे मतलब कफ को काटेगा। स्निग्ध भोजन कब देते हैं? वात रोगी में देते हैं। रुक्ष शरीर वाले में, जिस व्यक्ति ने व्यायाम किया है उसमें देंगे। क्या देते हैं? घृत और तेल आदि लगा के भोजन देते हैं। इन सबसे मिश्रित भोजन देते हैं। रुक्ष भोजन कब देते हैं? जिसके शरीर में मेद अधिक हो, उसको लेखन कर्म हेतु क्या देते हैं? रुक्ष भोजन। स्निग्ध शरीर है, सीधी सी बात है, प्रमेह है डायबिटीज़ वाले को, कफयुक्त व्यक्ति को क्या देते हैं? रुक्ष भोजन देते हैं। यव डायबिटीज़ में बेस्ट माना जाता है। चना बाजरा क्या करते हैं? शोषण करते हैं, इसलिए क्या करते हैं? रुक्ष भोजन देते हैं। शरीर का स्नेह क्या करेंगे? रुक्ष है तो क्या करेंगे? ये इनको घी चाहिए अंदर जाके, इनको पीना है, तो ये अंदर जाएंगे और सारा स्नेह है ना अंदर बॉडी का उतना पी जाएंगे। इसलिए इन व्यक्ति के अंदर सब में क्या हुआ है? स्नेह बढ़ा हुआ है, यानी कि कफ बढ़ा हुआ है। तो कफ कौन करेगा? ये पी जाएगा। बाजरे आदि जो रुक्ष चीज़ें होती हैं ना, ये पी जाएंगे सब। द्रव्य किनको देते हैं? जिनका शरीर शुष्क है, प्यासे हैं, सीधी सी बात है, पानी देंगे बेचारे को। दुर्बल व्यक्ति मनुष्य को द्रव्य अन्न देते हैं, जैसे यवागु देंगे, यूष देंगे, ये सब देते हैं। शुष्क खाना किनको देते हैं? जिनका शरीर क्लिन्न है, व्रण है, प्रमेय व्यक्ति है, उनमें यव आदि बाजरे का शुष्क और रुष्क भोजन देते हैं। एक काल में भोजन किनको देते हैं? जिनकी अग्नि मंद है उनको दोनों टाइम में भोजन मत दो, उनको एक ही बार में भोजन दो। दोनों काल में भोजन किनको देते हैं? जिनकी अग्नि सम है, उन्हें 2 बार भोजन अपन करवा सकते हैं। औषधि से युक्त भोजन किसको देना है? जो व्यक्ति औषधि लेने में द्वेष कर रहा है ना, उनके अंदर खाने में औषधि मिला के दो उसको। मात्राहीन व्यक्ति मात्राहीन खाना किस में देना है? यानी कम परिमाण में देना है, लो क्वांटिटी में खाना देना, कम मात्रा में। तो मंदाग्नि वाले व्यक्ति को